नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, अभी हाल ही में जो राज्यसभा में हंगामा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के बारे में, जिसका मतलब होता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता के लिए राज्यसभा में एक बिल पेश हुआ है जो कि इस साल के मानसून सत्र का 9 दिसंबर का बिल है। ठीक है, 9 दिसंबर में, याद रखेंगे, प्राइवेट मेंबर के द्वारा ये बिल पास किया गया है। कब पास किया गया है? 9 दिसंबर को ये आया था। ठीक है, पेश किया गया है, बिल पेश किया गया, पास नहीं किया गया, बिल पेश किया गया है। 9 दिसंबर की तारीख थी। सबसे पहले हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं कि प्राइवेट मेंबर क्या होता है। प्राइवेट मेंबर आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं कि प्राइवेट मेंबर नहीं, प्राइवेट मेंबर बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्राइवेट मेंबर वो मेंबर होते हैं जो राज्यसभा या लोकसभा में किसी में मंत्री नहीं होते हैं। अगर मंत्री है तो उसको प्राइवेट मेंबर नहीं, उसको मंत्री कह जाएंगे, जिसको सरकारी सदस्य कहते हैं। ये मंत्री नहीं होते हैं। प्राइवेट मेंबर ये है कि मंत्री नहीं है और वो सामान्य सदस्य हैं। वो जब बिल पेश करते हैं तो उनको गैर सरकारी सदस्य या प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जगदीप धनखड़ जी हैं जो राज्यसभा के सभापति हैं और इनके सामने वो बिल पेश किया गया था। बिल कौन पेश किया गया है, उसके लिए क्या प्रावधान है और इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको बेसिक थोड़ा सा देख लीजिए कि राज्यसभा में शुक्रवार को, ठीक है, हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता, जिसको यूसीसी कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। यूसीसी का लागू करने से जुड़ा एक प्राइवेट मेंबर वो मंत्री नहीं, अगर मंत्री बिल पेश करते तो सरकार की मंशा होती, लेकिन प्राइवेट मेंबर होता है वो एक बिल पेश कर सकता है। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया गया है। राज्यसभा में बीजेपी के नेता हैं किरोड़ीमल मीणा ने इस बिल को कुछ संशोधनों के साथ पेश किया है। कौन पेश किया है? किरोड़ीमल मीणा जी के द्वारा ये बिल पेश किया गया है, तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए। ये इस बिल में ये कह रहे हैं कि नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमीशन को बनाया जाए जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में कुछ प्रयास करे। अब जैसे ये बिल पेश होता है दोस्तों, विपक्ष का बहुत जोरदार हंगामा होता है और जमकर हंगामा किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि ये एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा पेश किया गया था और विपक्ष ने सभापति जगदीप जो धनखड़ हैं इस बिल को पेश नहीं करने की अनुमति दी है और कहा है कि इस बिल को एक्सेप्ट ना किया जाए। आगे देखेंगे दोस्तों ये क्या चीज़ है, सारे प्रावधान में इसको बताऊंगा। ये हैं मीणा जी जिन्होंने बिल को पेश किया है। ठीक है, और ये है जगदीप। ये भी आपको बता दूं कि कहाँ पे पेश हुआ है, राज्यसभा में पेश हुआ। आप लोग याद रखेंगे ये जो बिल है वो राज्यसभा में पेश किया गया है। 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है और लोकसभा को प्री सदन या निम्न सदन कहा जाता है। कोई भी बिल आता है, अगर यहाँ से पारित होता है तो वो दूसरे सदन में जाता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तभी वो कानून बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या हो सकता है इस बिल से। तो परिचय में देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में निश्चित रूप से पूछी जा सकती है। अगर मैं समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत या गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। समान नागरिक संहिता, सभी जो नागरिक है देश के उसके लिए समान कानून बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो सभी धर्म होंगे, किसी भी समुदाय के होंगे, उनको विवाह कैसे करना है, उनको आपस में तलाक कैसे लेना है, उनकी विरासत उनके बेटे को जाएगी कि नहीं जाएगी, किसी को गोद लेना है, ये सभी के लिए पूरे देश में धर्म को हटा करके एक कानून बनाए जाने की बात हो रही है। तो ऐसा है क्या कि हमारे संविधान में भी वर्णित है? तो बिल्कुल ये हमारे संविधान के आप लोग देख पाएंगे अनुच्छेद 44 में यह वर्णित है और पहले से ही संविधान का हिस्सा है। तो यहाँ पे कहा गया कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा राज्य जो है भारत में पूरे क्षेत्र में। ठीक है, और अनुच्छेद 44 में यह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, जिसको इंग्लिश में हम लोग डीपीएसपी कहते हैं दोस्तों, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भाग 4 में है। कौन से भाग में है? भाग 4 में। संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग और 3 से 95 अनुच्छेद हैं, तो भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 44 में इसके बारे में बातें कही गई हैं। अब लेकिन ये क्या है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होता है, तो इसको मानना ना मानना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए राज्य में लागू नहीं होता है। अब एक बार और यहाँ पे समझेंगे अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है कि संविधान के प्रस्तावना में निहित
धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना है। यहाँ पे धर्म नहीं देखा जाएगा, कानून ऊपर रहेगा, यह अवधारणा लेके आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देता है, जो धर्म चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चलना देना चाहिए। कुछ लोग का ये भी मानना होता है कि सभी धर्म से अलग देश का एक कानून होना चाहिए जो सभी नागरिकों में समान रूप से लागू होना चाहिए। इस प्रकार यूनिफॉर्म सिविल कोड है और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, आप लोग समझ गए होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, देश में आएंगे तो किस प्रकार से लागू होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों एक बात और आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे संस्थान में लॉकडाउन स्टडी से मैथ्स और रीजनिंग का लाइव बैच लेना चाहते हैं तो कल 15 दिसंबर से ही हमारे संस्थान में लाइव बैच शुरू हो रहा है मात्र 699 रुपये में। और आप लाइव जुड़ करके शाम को 7 बजे आप मैथ्स और रीजनिंग के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट